हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक फिजिक्स। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स कैसे डेवलप हुई और साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे कि किस सीक्वेंस में हमारी पूरी एटॉमिक फिजिक्स पिक्चर में आई। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स से हमें क्या एडवांटेज हुए हैं। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे एटॉमिक फिजिक्स में जितने लोगों ने काम किया है उनमें कौन से ऐसे साइंटिस्ट रहे जो नोबेल लॉरेट्स रहे। इनमें मैं कुछ ऐसे भी नाम बताना चाहूँगा कि जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पाया। कुछ ऐसे भी अनफॉर्चुनेट लोग थे, लेकिन सबका डेवलपमेंट अपने आप में है। इससे भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है नोबेल लॉरेट्स आदमी नहीं बनता, लेकिन उसका वर्क नोबेल लॉरेट से भी बड़ा होता है। कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं फिजिक्स कम्युनिटी में जिनके वर्क इतने थे कि उन्हें कितनी बार नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए वो भी कम है। जिनमें बैड लकी रहे न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के समय पर नोबेल प्राइज़ मिलता ही नहीं था। मैक्सवेल, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी एम की उन्हीं के द्वारा डेवलप है, वो नोबेल लॉरेट्स नहीं है, लेकिन उनका वर्क अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये मेरा बेसिकली ट्रिब्यूट लेक्चर भी है फिजिक्स कम्युनिटी के उन साइंटिस्टों के लिए जो जिन लोगों ने हमें सींच कर रखी है एटॉमिक फिजिक्स, और जिन लोगों ने बताया कि किस तरीक़ा से एटॉमिक फिजिक्स का डेवलपमेंट उन्होंने करके दिया। उन फिनोमेना को कैसे एडवांटेज हम उठा रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ख़ास तौर से एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है एटॉमिक फिजिक्स का। हमारी सदा ये कोशिश रही है जानने में, जब से हम अगर एज इंडियंस में कहना चाहूँगा कि जो हमारे फिलोसफर्स थे, जो शुरू के हमारे एंशिएंट मुनि थे, संत थे, वो भी इंटरेस्टेड रहते थे इस बात को जानने में कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, बॉडी कैसे मिलकर बनी होती है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, सबस्टेंस। तो महर्षि कलाम ने बहुत पहले कहा था कि बेसिकली जो होता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ हैं वो उन्होंने कहा कण से मिलकर बना होता है। दुनिया का अगर कोई भी वस्तु बनी हुई है तो कणों से मिलकर बनी होती है। तो कणों के बारे में जानकारी जो है बहुत पहले से थी हमारे ऋषि मुनियों को, और जो फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे पुराने दार्शनिकों का, चाहे मैथमेटिक्स के तौर पर आर्यभट्ट हों, चाहे बहुत बड़े बड़े नाम हमारे देश से निकल के आए हैं जिन्होंने बड़ा काम हमारे पास किया है। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये जानने का प्रयास करें कि बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में हमारा है कि हमें पढ़ना है कि एटम्स क्या है, कैसे बना एटम्स। तो सब जानते हैं कि एटम्स के लिए जो हमारे पास थी थ्योरी, वो बहुत पहले से हमें एटम के बारे में जानकारी नहीं थी। जो सबसे पहले प्रयास किया एटॉमिक मॉडल के लिए वो था हमारा जे थॉमसन का। जे थॉमसन जो थे, जे थॉमसन ने काम किया। जे थॉमसन ने बताया, एक वाटरमेलन मॉडल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फैले रहते हैं, उसी तरीक़ा से जो हमारा एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, फैला रहता है पूरे के अंदर। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो वो मॉडल था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और उसके डिस्कार्ड करने के पीछे कारण थे रदरफोर्ड। और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, और रदरफोर्ड ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के बीम को इम्पोज किया कि किसके ऊपर, गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर। आगे उन्होंने स्क्रीन लगा दी, और क्या देखा कि जब उन्होंने पार्टिकलों को इम्पोज करके देखा अल्फा पार्टिकल के बीम को, तो ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स तो वापस आ गए, कुछ पार्टिकल हल्के से स्कैटर्ड हुए, अपने पाथ से डेविएट हुए, और कुछ पार्टिकल्स जो है वो सीधे स्ट्रेट चले गए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे ये थ्योरी डेवलप की कि बेसिकली जो होता है एटम, वो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो एटम है वो ज़्यादातर होलो होता है। एटम्स बेसिकली जो मिलकर बना होता है वो ऑलवेज याद रखें। अगर सिंपलेस्ट बात मैं कहूँ तो कहूँगा कि एटम जो है वो कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उनका। तो एटॉमिक स्थिति जो है बेसिकली क्या स्थिति है? एटॉमिक स्थिति अगर हम केवल न्यूक्लियस पर फोकस कर देते हैं तो वो हमारी न्यूक्लियर स्थिति हो जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। जब हम न्यूक्लियस के इम्पैक्ट को, जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, या हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारा रेडिएशंस है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, उन पर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है जो हम रेडिएशन इम्पोज करते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल आया, उस मॉडल्स में ये देखा गया कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इस तरीका का होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, स्पेरिकल शेप का होता है, मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप का है। डिस्कवरी के लिए जो क्रेडिट जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, वो रदरफोर्ड को ही जाता है। रदरफोर्ड को मैं इसलिए भी बहुत बड़ा ऑनर देता हूँ पूरे जीवन में। अगर मैं कहूँ
कि एटॉमिक फिजिक्स के पायनियर के तौर पर किसी का नाम लेना चाहूँगा तो मैं कहूँगा रदरफोर्ड को, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा। हालांकि श्रृंखला है लोगों की, उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक जो फिजिक्स के लिए बड़ा काम है वो बेसिकली इस एटॉमिक मॉडल का काम है कि एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, एटम कैसे डिस्कवर हुआ। तो फेमस अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग है उसने इसको, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और एटम के बारे में बताया गया कि एटम्स जो होता है वो न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए फिर तुम्हें पता होगा दो थ्योरी आई। एक थ्योरी आई हमारी किसकी थ्योरी थी, एक थ्योरी आई नील्स बोहर की थ्योरी। बोहर ने तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ वो हमारे किस ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² से फिलिंग होती है इनकी, 3 4 5 6 7 8 इस तरीका से 2n² से फिल होते हैं। और इसमें 2 मॉडल्स फिर आए। एक मॉडल आया जिसमें उन्होंने कहा, जो हमारे साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं वो हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। सर उसके अलावा एक जो बड़ा पजल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रहा। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि सिचुएशंस ऐसी है। कैसी सिचुएशंस है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वेरिफिकेशन फिर बाद में हाइजेनबर्ग ने बताया। हाइजेनबर्ग ने यह भी प्रूव किया अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो ये फिजिक्स ऐसे डेवलप नहीं हुई कि हम इसमें क्वांटम की भी हेल्प ली गई है, इसमें क्लासिकल फिजिक्स की भी हेल्प ली गई है, फिनोमिनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए बाकी चीज़ों को भी हमने कंसीडर किया है। तो इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके चारों तरफ ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा कहना था सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट का। ये कहना था नील्स बोर का। क्या कहा नील्स बोर ने? नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। साथ साथ हम ये भी जाने कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों सफल नहीं रहा, क्योंकि हमें सीक्वेंस भी पता रखनी है कि फिनोमिना कैसे आए, कहाँ उनमें असफलताएं रहीं, किस लेवल तक वो सफल रहे। एक चीज़ सदा याद रखें कि कोई भी एटॉमिक मॉडल कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है, क्योंकि ये हमें सोचना होता है कि जो हमारी फिजिक्स का डेवलपमेंट है वो एक दिन की चीज़ नहीं है। क्या आप एक दिन में, 2 दिन में या सालों में डिस्कवर हुआ है? इसमें डिकेड्स लगे हैं, इसके अंदर जो है पूरे की पूरे एरा लगे हैं, पूरा का पूरा 100 साल तक जाकर डेवलप हुई है। तो क्वांटम जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है वो भी हमारी मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है और एटॉमिक फिजिक्स भी मॉडर्न का हिस्सा है। हालांकि जो पायनियर थे, जो जिन्हें हम कह सकते हैं वो पायनियर, इसके अंदर हम न्यूटन्स को ही इसका पायनियर मानते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो स्टडी थी वो न्यूटन्स ही थे जिन्होंने कहा कि जब हम लाइट को डालते हैं, प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। तो लाइट की स्प्लिटिंग को समझाया था, और लाइट की स्प्लिटिंग को समझाने वाले कौन थे? न्यूटन्स। बेसिकली बड़ा काम है न्यूटन्स का इसके अंदर, और काफ़ी जो हमारी फिजिक्स डेवलप आके आई, मैं न्यूटन्स को इस लेक्चर में सल्यूट करना चाहूँगा कि बेसिकली ज़्यादातर फिनोमिनाओं के पीछे कहीं ना कहीं न्यूटन की दूरदृष्टता थी। वो अलग चीज़ है कि न्यूटन अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन अगर आज की डेट में हम जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि न्यूटन के जो नियम आए, न्यूटन के नियमों में करेक्शंस हुए, सुधार हुए, लेकिन न्यूटन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सोचना शुरू किया फिनोमिनाओं को। फिजिक्स का जो परसेप्शंस न्यूटन को जितना था उस एरा में शायद ही किसी को रहा। इसलिए कहा जाता है 3 ग्रेट फिजिसिस्टों के जब हम नाम लेते हैं तो उनमें कहीं सबसे पहले नाम जो आता है वो न्यूटन्स का आता है। न्यूटन के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 3 साइंटिस्ट इक्वल फुटिंग पे थे, चाहे वो न्यूटन्स हों, चाहे मैक्सवेल हों, चाहे आइंस्टीन हों, और तीनों अपने अपने राके जो सबसे बड़े स्तंभ कहे जा सकते हैं फिजिक्स में, वो इन्हीं को कहा जाता है। एक इसलिए न्यूटन्स के नाम पे एक फिजिक्स डेवलप होकर आई जिसे हम कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, और एक फिजिक्स हमारी जो डेवलप होकर आई न्यूटन के बाद में EMT की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है और पूरी EMT डेवलप होकर आई, उसका क्रेडिट जाता है हमारा मैक्सवेल को। और आइंस्टीन का तो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जा सकता है वो आइंस्टीन को ही दिया जाता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी पजल्स थे उन पे सबसे बड़ा जो ज़्यादा विचार उन्होंने व्यक्त किए। 1905 में तो उनके एक ही ईयर के ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिन पे 4 प्रॉब्लम को उन्होंने एक ही साल में पेपर पब्लिश किए थे, और चारों जो अनसॉल्व पजल्स थे उनको सॉल्व भी किया। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया है। इसमें न्यूटन्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस स्टडी है, ये हमारा एटॉमिक फिजिक्स जो है वो अपने आप में एक फिजिक्स नहीं है। इस एटॉमिक फिजिक्स के सब पार्ट्स हैं। जैसे हमारा स्पेक्ट्रम,
अब हम जानेंगे कि भाई स्पेक्ट्रम कैसे बना। लेकिन स्पेक्ट्रम आप जब तक नहीं जान सकते जब तक आप एटम के बारे में ना जानें, ये ना जाने कि एटम्स बेसिकली क्या है। और एटम्स को जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो एटम के लिए आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कि एटॉमिक मॉडल्स कैसे आए, मींस आज की डेट में एटम्स के बारे में क्या विचार है। तो मैं शुरू में आपसे अभी बोल ही रहा था कि एटम पर जो सबसे पहले विचार व्यक्त किया कि एटॉमिक सिचुएशन ऐसी है, एटम को हम कैसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। उसी मॉडल को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसी इरा के अंदर, जिस इरा में थॉमसन थे उसी इरा में हमारे रदरफोर्ड थे। एक ऐसा इरा था जो, जिसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर 1901 से लेकर 1940 के बीच का समय देखा जाए तो फिजिक्स का गोल्डन एरा मैं कह सकता हूँ वो एरा, क्योंकि उसी में हमारी जो फिजिक्स है जो इस मॉडर्न शेप में आई है, सबसे बड़े पायनियर फिजिसिस्ट उसी एरा में पैदा हुए। चाहे वो हमारे जो एक लॉन्ग लिस्ट है यहाँ नोबेल लॉरेट्स की, मैंने डिस्कस भी करूँगा, क्योंकि लेक्चर जो मेरा थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। तो फिजिक्स को दो पार्ट्स में आपको पढ़ना है। एक ये कि आप अपने सब्जेक्ट के डेवलपमेंट को समझें, इस तरीका से समझें कि कैसे हमारी फिजिक्स डेवलप हुई है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि उस फिजिक्स के अंदर जो हमारे फिनोमिना हैं उनकी चेन समझें कि एक फिनोमिना ऐसे कैसे डिस्कवर हुए, उनके लिंक को अगर आप समझते हैं तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट ग्रो करता है। दूसरा क्या है कि फिर आप उसके ऊपर जो अप्लाइड कंसेप्ट हैं उन्हें जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप कंपटीशंस के जो आज के मानक हैं उनके हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। और जब आप फिनोमिनाओं को ये एक्सप्लेन करने की स्थिति में होंगे कि ये फिनोमिना कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तब आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने होंगे। तो आप फिजिक्स को एक पार्ट्स में ना लेके एक इन टोटो समझें। इन टोटो का मतलब सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हर सब्जेक्ट के अगर आप इतिहास को जान लेंगे तो आप निश्चित तौर से बहुत सारी चीज़ों को आंसर देने की स्थिति में सदा रहेंगे। एक, जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो बच्चों को अपने सब्जेक्ट से जोड़ पाएंगे। सब्जेक्ट से जो जोड़ पाना है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अगर बच्चे को सब्जेक्ट से नहीं जोड़ पाते, आप फिनोमिनाओं को आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते, तो जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है वो कभी भी आपसे ना तो सेटिस्फाई हो पाएंगे और ना ही वो अपने जो ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है किसी सब्जेक्ट का तो वो सबसे गोल्डन टाइम होता है सोचने का। क्यों? इसमें ही हमें पता चलता है कि लोगों के सामने पजल्स क्या थे, उन पजलों को उन्होंने कैसे कैसे सोचा। उसके बाद में ये पता चलता है कि कौन कितना सक्षम रहा सोचने में। जब भी थ्योरी आई, जब भी मॉडल्स आए, उनमें कमियां रह गई तो नेक्स्ट मॉडल आया। फिर अब पता चला उस मॉडल्स में कुछ सुधार हुए, उसमें कुछ कमियां रह गई तो फ्यूचर सुधार हुए। तो हमें ये भी पता चलता है कि सुधार जो है वो एक प्रक्रिया है, वो कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। अब भी आप ये ना सोचें कि अब आगे सुधार की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ जो हम इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर हम ये देखने का प्रयास कर रहे होते हैं कि क्वांटम को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं और फिजिक्सों का भी हम सहारा ले रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी कहीं कहीं सहारा लेते हैं। चीज़ें क्या हैं, हमें फिजिक्स ये भी समझाती है कि बेसिकली एक चीज़ कोई इंडिविजुअल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से का असर पड़ रहा होता है सिस्टम्स पे। जैसे आप सोचें कि ये हमने एक केस लिया, इन केस ये न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले लिए। तो आप जो ये एटॉमिक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिट से, ये एटम की ऑर्बिट से, इसके ऊपर आप ये ना सोचें कि इसका असर नहीं पड़ रहा, ये न्यूक्लियस का इंपैक्ट है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो इनकी जो मोशन है उसको प्रभावित करेंगे। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। तो जब आप प्रोटॉन का असर देखेंगे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच। किस किस के बीच? इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अगर वो फोर्स ना रहा होता, इनकेस आप ये सोच के सोचें कि अगर ना रहा होता तो ये घूमता कैसे, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आता। तो आपके माइंड में निश्चित तौर से ये चीज सेट होने लगेगी कि हाँ भाई, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। आपको फिजिक्स ये नहीं बताने की कोशिश करती, ये बताने का प्रयास नहीं करती कि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही क्यों हैं, ये नहीं बता सकती, लेकिन ये बता सकती है कि अगर प्रोटॉन ना होता तो क्या होता। आपको खुद ही ये पता चलेगा कि अगर इसके अंदर प्रोटॉन ना होता, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन, और अगर आप समझाना की कोशिश करते कि इलेक्ट्रॉन है घूम भी जाए सर्कुलर ऑर्बिट में, तो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से लगता। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं पाता, घूम नहीं पाता तो एटम की स्टेबिलिटी कहाँ से आती। एटम सर्वाइव नहीं करता, एटम सर्वाइव नहीं करता तो मॉलिक्यूल नहीं बनते, और मॉलिक्यूल नहीं बनते तो पूरी दुनिया ना बनती।
बात को समझ रहे हो? तो फिजिक्स इस बात का जवाब देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं होती क्या कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, लेकिन ये बताती कि ऐसा हो रहा है। अगर आप ये सोचने का कोशिश करें कि एक एक चीज का जवाब फिजिक्स के पास है, चाहे वो जवाब इस सेंस में ना दे कि इस लाइन को ना लिखे, उस बात को दूसरी तरीका से कहे, लेकिन हर चीज का जवाब फिजिक्स के पास भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स जिन पर अभी भी हम क्या कर रहे हैं। जब तो हाइजेनबर्ग एक इस बात को कहने लगे थे कि हम नेचर को उतना ही जान पाते हैं जितना नेचर हमें एक्सपोज करती है खुद को। नेचर इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि जितना हम उसमें जानने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमें कहीं ऐसा वार्ता नजर आती है कि हमें बहुत कम पता चल पा रहा है। और ज्यादा की जरूरत है, और ज्यादा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर को जानने का जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत कम है। हमारा परसेप्शन चीजों का, अगर कोई मुझसे कहता है कि कोई नोबेल लॉरेट हो जाता है, कोई ग्रेट फिजिसिस्ट हो जाता है, उसमें एक साधारण फिजिक्स के स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताता हूं। केवल एक अंतर होता है विजुअलाइजेशन का, परसेप्शन का। अगर कोई परसेप्शन बहुत ज्यादा करने का महसूस करता है, वो महान बन जाता है। तुम्हें याद होगा एक एग्जाम्पल कि पता चला न्यूटन पढ़ते थे, प्लेग फैल रहा था, प्लेग फैल गया जहां पे पढ़ते थे, पता चला प्लेग फैलने के बाद में बंद हो गए, संस्थाएं स्कूल बंद हो गए, अपने घर आ गए। घर आके किसी दिन बताते हैं कॉफी पी रहे थे, बार बार क्या देखते, एप्पल का पेड़ उठ के घर में बाग लगे हुए थे एप्पल के, देखते कि वो बार बार नीचे गिर जाता है एप्पल गिरने के बाद। वहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई ये नीचे क्यों जा रहा है। पता चला कॉन्क्लूजन से निकल के आया कि ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने डिस्कवर कर दिए कि अर्थ की ग्रेविटी खींचती है नीचे की तरफ। तो ये परसेप्शन ही तो था। ऐसा तो था नहीं कि एप्पल पहले नहीं गिरते थे, लेकिन सोचने के लिए सबसे पहले सोचना शुरू किया किसने? इसी चीज के लिए न्यूटन ने। इसलिए तो मैं न्यूटन को इतना बड़ा इंसान मानता हूं कि उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने जब भी फिजिक्स को डेवलप करके दिया तो बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसा इसलिए लिख रहा हूं। जब न्यूटन के वो लॉ लेके आए तो F बराबर ma में वही था कि वो देखते थे कि हल्की चीज के ऊपर फोर्स लगा देते हैं, भारी चीज पे लगा देते हैं, हल्की चीज ज्यादा दूर जाती है, भारी चीज कम दूर जाती है, तो वो एक्सलेशन से जोड़ने लगे उसे। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेवलप आके आई, जो न्यूटन्स थे वो पायनियर, न्यूटन को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एटॉमिक फिजिक्स की और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे पहले अध्ययन करना शुरू किया था वो न्यूटन ही थे। उसके बाद आपको याद होगा कि हमें 12th स्टैंडर्ड से बताना शुरू किया जाता है कि जब हम सन का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लाइंस जो है वो एब्सेंट हो जाती हैं, जो फ्रॉनहोफर ने पता किया था। फ्रॉनहोफर ने भी इस पर काम किया, बर्नर ने इस पर काम किया, और एक बहुत लॉन्ग सीरीज है साइंटिस्टों की। बाद में पता चला लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फ्रोंट, ये सारे साइंटिस्ट की तो थे जिन्होंने डिफरेंट सीरीजें ढूंढी। रिकबर्ग, कौन भूलेगा रिकबर्ग को? रिकबर्ग कांस्टेंट आ गया यूनिट में। रिकबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बोर्ड थ्योरी को आगे बढ़ा के स्पेक्ट्रम एनालिसिस को समझाना शुरू किया। रिकबर्ग ही थे जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम जब कोई इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर की स्टेटों में भेज दिया जाता है परटर्ब करने के बाद, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो ऊपर की स्टेटों में होता है तो कहां कहां जा सकता है। फिर जब वो ऊपर की स्टेटों में वेरियस में पहुंचा दिए जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो कौन सी वेवलेंथ के फोटोन एमिट करेंगे, कौन सी के नहीं करेंगे, वो सब प्रोजेक्ट जाता है रिकबर्ग को। और जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जा रहे होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे होते हैं, n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको परटर्ब करके, परटर्ब हम किसकी हेल्प से करते हैं? दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता परटर्बेशन। मैं क्वांटम मैकेनिक्स को एटॉमिक में जोड़ रहा हूं। परटर्बेशन क्या है? परटर्बेशन डिस्टर्बेंस है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का सपोज किया n बराबर 1 ऑर्बिट में है, तो अगर उस n बराबर 1 से आप उस इलेक्ट्रॉन को 2 में पहुंचा देते हैं, n बराबर 2 क्वांटम नंबर में, 3 में पहुंचा देते हैं, 4 में पहुंचा देते हैं, तो वो परटर्बेशन ही है। किससे करोगे ऐसा? सबसे आसान होगा, फोटोन डालो। अगर दुनिया में एटॉमिक फिजिक्स को समझना है तो एटॉमिक फिजिक्स कहीं ना कहीं ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें सबसे आसान होता है परटर्बेशन इलेक्ट्रॉन को करना। और जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की स्टेटों में ज्यादा देर नहीं रुक पाते। क्यों? वहां पे उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं तो हायर एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। जब वो अनस्टेबल होते हैं तो फिर क्या कोशिश कर रहे होते हैं? वापस आने का प्रयास करते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम लेकर चलें कि भाई एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल लें,
तो एटॉम के जिसके एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल के ऊपर जो कहा मैंने, एक थ्योरी पूरा मैथमेटिक्स डेवलप करके दिया था, उसमें बताया था कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है और एनर्जी डिस्क्रीट होती है क्वांटम मैकेनिकली। जब हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग करके देखते हैं तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में मूलभूत अंतर यह होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी प्रोसेस कर सकता है, जबकि हमें यह पता चला कि बोर ने जैसे ही कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं। तो वहां पर हमें यह पता चलने का प्रयास होता है कि रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को कैसे समझाया जाए, कि इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबलाइज रहता है ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज रहेगा तो एटम स्टेबलाइज होगा। अगर तुमने देखा हो, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, तो इसके अंदर जो थ्योरी थी वो ये थी कि अगर ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीका से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी जो रेडियस है वो लगातार धीरे 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 कम होती चली जाएगी और अंत में कहाँ जा पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम देखा बना हुआ, ये इस तरीका से। इसमें क्या समझाते हो? इसमें समझाते हो कि इलेक्ट्रॉन एक एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। जब एनर्जी को लॉस करेगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी घटती जाएगी। एनर्जी घटने से उसकी रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और अंत में क्या होता चला जाएगा? तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी वीकनेस थी। यही तो था रदरफोर्ड का कहना। इसमें नील्स बोर ने क्या जोड़ दिया? नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटों में नहीं घूमता, उसकी रेडियस कुछ सर्टेन होती हैं जिनके अंदर वो मूव करता है। वो ऑर्बिट कौन सी है? उन ऑर्बिटों में उसने कहा वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, उन्हें बाद में ऑनर दिया गया बोर ऑर्बिट। तो बोर ऑर्बिट कौन सी है? जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L किसके इक्वल होगा? NH/2π के। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब h/2π के इंटीजर मल्टीपल में होता तो वहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो रेडियस की सरकमफ्रेंस है 2πr, वो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में 2πr की वैल्यू जब n लैम्डा के इक्वल होती है तो स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं, और जब स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं तो वो एनर्जी कैरी ऑन नहीं करती, तो एनर्जी रेडिएट का सवाल ही नहीं उठता। तो 2πr बराबर n लैम्डा में जैसे हम लैम्डा को h/mv लगाते हैं तो ये कंसेप्ट हमारा डेवलप होकर आता है, mvr बराबर nh/2π। यहाँ से स्टेबिलिटी को बताने का प्रयास किया गया कि इसलिए स्टेबल है। लेकिन क्या था? एड हॉक एजम्पशन था। कैसे था? एक तरफ तो वो कहते थे कि नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रोवाइड होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्लासिकल कंसेप्ट है। और जहां पे भी एच आ जाए वो हमारा क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। तो क्लासिकल क्वांटम दोनों अप्लाई की। मैं एटॉमिक के सबसे बड़े पायनियर में अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो नील्स बोर को ही दूंगा। मुझसे कहोगे आप सर के नील्स बोर को इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हो? तो मैं कहूंगा बोर ही था जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था। अब आप कहेंगे कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक मॉडल का क्या लिंक है? ये भी समझें कि इनमें क्या लिंक है। लिंक बेसिकली ये है कि पहले हम एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल पे सोचें कि भाई क्या है एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल। तो आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम में अगर मैं लेके चलूं तो एनर्जी जो होती है वो माइनस हाइड्रोजन की होती है -m/2/8ε0h² ये होती है एनर्जी। जब ये एनर्जी होती है हमारी तो यहां से हमें पता चलता है कि एनर्जी जो होती है वो n पर निर्भर करती है क्वांटम नंबर पे, और n की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 इस तरीका से रहती है। तो जब हम n की वैल्यू को 1 2 3 इस तरीका से लेके चलेंगे तो ये हमारे पास में डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी नहीं रख सकता, उसकी एनर्जी कैसी रहती है? डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल दो तरीका के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी लेवल। एक होते हैं हमारे कंटीन्यूअस एनर्जी लेवल और एक होते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है जो कहती है कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज रहती है। क्वांटाइज एनर्जी उसको कहते हैं जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल प्रोसेस हो। जैसे यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? या तो जैसे हम इन वैल्यूओं को रख देंगे, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 रख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला हमें याद होगा आप सब लोगों को, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इन क्रेडिटों पे अगर आप समझने का प्रयास करें तो पूरी फिजिक्स कम्युनिटी ने इन लोगों को, जो लोग हमें इन्हें सींच के दे रहे थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अवार्ड भी नहीं मिले और कुछ बड़े नाम
जिन्हें मैं कहूँगा, जैसे एक बहुत बड़ा नाम मैं कहना चाहूँगा, जे थॉमसन का था। जे थॉमसन को वाटरमेलन मॉडल पर तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन वाटरमेलन मॉडल देने वाले जे थॉमसन ही थे। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर। जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को बताया और कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर को रखता है। तो जे थॉमसन को नोबेल प्राइज आया, एक लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। 1906 का नोबेल प्राइज जो है वो जे थॉमसन को था। यूके के साइंटिस्ट थे, यूनाइटेड किंगडम से आते थे, और मैंने पहले भी लेक्चरों में डिस्कस कहा है कि ये बेसिकली जो हमारे जो पिता पुत्र की जोड़ी है, इनका बेटा था जीपी थॉमसन। मैंने पहले भी डिस्कस कहा था, किसी लेक्चर में बोला होगा। जे थॉमसन ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ये कहते थे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। और जे थॉमसन को नोबेल प्राइज आया। इनके बेटे ने कहा, उनका नाम था जीपी थॉमसन, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो पार्टिकल और वेव नेचर पे दोनों को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन थॉमसन को अगर हम क्रेडिट में लेके चलें तो एटॉमिक में उनको क्रेडिट जाता वाटरमेलन मॉडल का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। और नोबेल प्राइज इनका आया पार्टिकल से। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक फिजिक्स में काम था जे थॉमसन का, जिन्होंने शुरुआत की, बताने की कोशिश की कि एटम को कैसे समझाया जाए। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज मिला। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला 1908 में। न्यूजीलैंड से थे रदरफोर्ड, और बड़ा नाम है रदरफोर्ड का, और काफ़ी ऑनर्स हमने उन्हें दिए भी हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है। क्योंकि अगर हम देखें तो एटम के लिए जो आगे कदम बढ़ाए वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ही था, जिसने बताने का ये प्रयास किया कि एटम की सिचुएशन वास्तव में क्या है। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक होता है। आप पूछेंगे सर क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि एटम की अगर डिस्कवरी के लिए हम कहें कि एटम कहाँ से आया, तो रदरफोर्ड ही थे, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल बीम को किस पर डाला था? गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, और आगे स्क्रीन लगा दी थी। याद आ रहा है? तो वहां से हमारी ये डिस्कवरी आई, और उसके बाद में क्या नहीं समझा पाए, समझा ये नहीं पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो पहले हमारा कौन सा मॉडल मिला? वाटरमेलन मॉडल। फिर हमारा कौन सा मॉडल आया? थॉमसन का। थॉमसन को नोबेल प्राइज वाटरमेलन मॉडल पे नहीं था, किस पे था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे था, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल प्रॉपर्टी को बताने पे था, और ईयर मैंने लिखा ही है। पहला नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में आया वो एटॉमिक फिजिक्स से ही था। और मैं नोबेल प्राइजों को साथ साथ इसलिए अटैच करने का प्रयास करता हूं कि हम इस स्पेक्ट्रम में दो तरीका का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। एक तो हमारा देखो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। स्पेक्ट्रम हमारे दो तरीका से बनते हैं। दूसरा पहले तरीका देखो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो मेरी बात है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ये जो हमारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हम रेडिएशन डालें, उस रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, सदा नहीं करेगा। कब? वो केवल तब एब्जॉर्ब करेगा, सपोज किया आपने रेडिएशन डालना शुरू किया, आपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में लिया और n=1 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी फोटोन से कि वो n=1 से 2 में चला जाए, तो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं उनका सारा खेल है। एनर्जी लेवल्स देखो ऐसे होंगे। पहला एनर्जी लेवल, ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर कोई वहां लाइन खिंची हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं कि सर ने ये डायग्राम बना दिया तो वहां कोई ऐसा डायग्राम खिंचा हुआ है, नहीं, ये तो हम एक्सप्लेनेशंस के लिए समझाते हैं, चीजें समझाने के लिए। केवल कभी ये ना सोचें कि वहां इस तरीका की लाइन खिंची हुई है कि ये एटॉमिक एनर्जी लेवलों की लाइन खिंच गई है। ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इन चीजों को। और जब आप बोर थ्योरी को यूज करते हुए एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का समझाएंगे, कॉम्प्लेक्स एटमों का समझाएंगे, तो काफी हद तक सफल रहेंगे। जिन चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसकी ड्रॉबैक्स में आ जाएंगे, वो हमारी क्या कहलाएंगी? बोर थ्योरी की ड्रॉबैक्स। फिर उन ड्रॉबैकों को कैसे खत्म करेंगे, उसी के बाद आगे के मॉडल शुरू हो जाएंगे। तभी तो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल आएगा, तभी रिड्यूस मास का कंसेप्ट आएगा, तभी आगे इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट आएगा, तभी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के रूल्स आएंगे।
फिर रेट बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन रेट किन चीजों पर निर्भर करेंगे, वो सब ड्रॉबैक्स में जाएंगे बोर थ्योरी की। तो आप सफल मॉडल के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है एज ए फिजिसिस्ट के तौर पर मैं कहूंगा कि आप मॉडल की सफलता तो देखें ही, मॉडल की असफलता भी देखें कि मॉडल क्यों असफल है, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गई। जो चीज सफल हो गई वो तो इसलिए पढ़ें क्योंकि वो हमें एनर्जी देती है, उत्साह देती है, और जो मॉडल्स में कमियां रहती हैं वो हमें दिशा देती हैं आगे के लिए कि हम इन कमियों को कैसे दूर करें। जितने भी अगर आप सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर देखोगे तो दो ही चीजों पर निर्भर करता है। सफल आदमी वो कभी नहीं बनता जो केवल मॉडल की सफलताओं को पढ़ता है, कभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सफलता तो आपको ये बता रही होती है कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। अब आपको चैलेंज तो इस चीज को लेकर चलना है कि भाई जो चीजें हम सफल, जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे होते हो तो ये सोच रहे होते हो कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, नील्स बोर ये कह गए, सोमरफील्ड ये कह गए, क्यों पढ़ा रहे हैं इस चीज को, क्यों पढ़ा रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं। जब आप चीजों को ये जानने का प्रयास करते हैं कैसे मॉडल्स आए पिक्चर में, कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी पिक्चर में आई, कौन कौन से फिनोमेना कैसे एक्सप्लेन किए गए, तभी आपका उत्साह बढ़ता है। आपको तब आगे के लिए रास्ते मिलते हैं कि हम अगर इस चीज को ऐसे ना सोच के ऐसे सोचें तो हो सकता है कि कुछ बेटरमेंट जो हम फिजिक्स में जहां पे है फिजिक्स उसमें कुछ सुधार हो सकता है। फिजिक्स को आप इस एस्पेक्ट से ना पढ़ें कि जो हो चुका है बस केवल आप वहां तक पढ़ रहे हैं। आप यहां तक जाकर पढ़ें कि क्या क्या हम अभी तक नहीं कर पाए और उसमें हम क्या आगे डेवलपमेंट दे सकते हैं। और वो कहां से मिलेगा, वो सफलता से नहीं मिलेगा, वो मॉडल की असफलताओं में छिपा होता है। और आप ये सोचें कि दुनिया का अभी तक कोई ऐसा मॉडल नहीं बना कहीं पे भी जहां सब कुछ पता चल गया हो। और साइंटिस्ट जितना महान होता जाता है वो उतना ही अपनी लाचारी बताने लगता है, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो गया हो। आइंस्टीन भी ये कहा करते थे कि डेस्पाइट ईच एंड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ करने के बाद हो सकता है मुझे 5% भी फिजिक्स ज्ञात नहीं है। और लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी ग्रेजुएशन की बुक पढ़ ली, 2-4 अपना एमएससी लेवल पे बुक पढ़ ली, वो सोचते हैं कि अब तो तुम्हें फिजिक्स सारी आ गई। जीवन बहुत छोटा है, काम इतना ज्यादा है। फिजिक्स में अगर आप एक ही टॉपिक में एंटर कर जाएंगे, आप लेजर पर पूरा जीवन काट जाएंगे, तब भी आपको लेजर की पता ना कितनी चीजें, हजारों चीजें ऐसी अनुत्तरित रह जाएंगी कि इन चीजों का तो मेरे पास जवाब ही नहीं। नेचर, और तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो फिजिक्स में, अगर तुम मुझसे कहो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ भी पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, आप परसेप्शन करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि एटम किसी ने नहीं देखा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं देखा, आप 10⁻⁻10 मीटर पर आपको परसेप्शन चाहिए। दुनिया का कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं जो एटम को दिखा दे। लेकिन एटॉमिक स्टडी जब हम यहाँ से लेकर चलेंगे, जो एटम की चीज़ों को मान कर चलेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे तो जो हम एटम के बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ें उन फिनोमेनाओं को एक्सप्लेन कर पाएंगी जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है। हमें लाइमन सीरीज मिलेगी, बामर मिलेगी, पार्सन ब्रैकेट, तो वो बताएंगी कि एटम के जिसके सेट ऑफ एनर्जी लेवल हैं और जो वेवलेंथ हम चाहते हैं कि इस वेवलेंथ के फोटोन मिलने चाहिए हमें मिशन में, वो मिलते हैं। जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ, जो हम बोर की थ्योरी है जो हमने पढ़ी है वो हमारी सक्सेसफुल थ्योरी है। ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर किस पे चल रहा है, मैं थ्योरेटिकल चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भी मैथ यूज नहीं करूंगा इस पूरे लेक्चर में। आगे एक लेक्चर और भी बढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि एक लेक्चर में ये पूरा कवर नहीं होगा, जिसमें मैं केवल और केवल इसका डेवलपमेंट ही बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इसके बाद में कहा जाने लगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है, और पहले जो गैप है वो वाइडर होते हैं, और फिर गैप कैसे होते चले जाते हैं, नैरो होते जाते हैं। और जैसे जैसे गैप और एन क्वांटम नंबर की वैल्यू को और बढ़ाते चले जाते हैं तो गैप और छोटे होते जाते हैं, और एन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गैप बहुत मर्ज होने लगते हैं। तो जो लार्ज क्वांटम नंबर पे जैसे एनर्जी लेवल एक दूसरे के ओवरलैप होने लगते हैं, तब आप ये मानने का प्रयास करें वही तो क्लासिकल है, एनर्जी लेवलों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। एनर्जी लेवल का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव सेपरेशन, क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन क्या हुआ, जैसे क्वांटम नंबर हमारा कम होता है तो गैप वाइडर है, मींस क्वांटम ज्यादा फील होती है। जब हमारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, गैप पास पास आने लगते हैं, तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। जब एनर्जी ओवरलैप, जो एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे कहीं कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल महसूस होने लगते हैं, वही क्लासिकल है। यही बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहता है कि जब क्वांटम नंबर्स लार्ज हो जाता है
तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट क्लासिकल में कोइंसाइड करने लगते हैं। मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, केवल फिजिक्स बोलूंगा आज, केवल बताऊंगा तो मैं कैसे कैसे डेवलपमेंट आया है। तो इसके बाद में जब ये एनर्जी लेवल्स आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रयास होता है दुनिया में, एक चीज जो मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, जो मैं सदा ही टॉक में बोलता हूं, वो कहता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टेबिलिटी। एक लाइन मेरी सदा आपके काम आती रहेगी होल लाइफ, वो है कि दुनिया की जितनी भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो सब स्टेबिलिटी गेन के लिए होते हैं। स्टेबिलिटी जो चीज हो रही है वो इसलिए है कि स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहा था कोई भी सिस्टम, और स्टेबिलिटी को अचीव होने को नहीं दे रहा, उसके पीछे शब्द होता परटर्बेशन, डिस्टर्बेंस आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा ग्राउंड स्टेट में बैठा था, लेकिन ग्राउंड स्टेट में इसलिए था क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम हो और सबसे ज्यादा स्टेबल रहे। दुनिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग ऐसा होती है कि इलेक्ट्रॉन सदा जब भी ऊपर के एनर्जी स्टेटों में भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जाता है, उससे अगला इलेक्ट्रॉन उससे आगे की एनर्जी में जाएगा, उससे अगले वाला उससे आगे की में जाएगा। एनर्जी के बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में भरे जाते हैं। हंग प्रिंसिपल यही तो कहता है। और वो उसका कारण क्या है? स्टेबिलिटी। क्यों बढ़ते एनर्जी क्रम में इसलिए भरे जाएं क्योंकि एनर्जी जिससे लोएस्ट हो, सिस्टम की एनर्जी लोएस्ट होगी तो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेचर ने अपने आप दुनिया को ऐसा बनाया है कि दुनिया के अंदर सिस्टमों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव हो और सिस्टम मैक्सिमम स्टेबलाइज रहे। मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहां है जब एनर्जी लोएस्ट हो, तो दुनिया का हर सिस्टम कोशिश करता है कि एनर्जी उसकी मिनिमाइज हो जाए। अब उसे होने को नहीं देता पर्टर्बेशंस। अब पर्टर्बेशंस दो तरीका के होते हैं, एक एक्सटर्नल पर्टर्बेशंस होते हैं, मैन मेड होते हैं, एक ऐसे होते हैं नेचर पैदा करती है। दोनों अलग अलग तरीका के। जनरली हमारा अपना स्वार्थ होता है, हम सिस्टमों को खुद डिस्टर्ब करते हैं। अगर इस फिजिक्स को मैं कहीं पर भी जाकर जोड़ूं तो मैं एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि ह्यूमन अपनी जानकारी के अभाव में जूझ रहा है पूरी दुनिया के साथ। क्या चाहता है कि उसको नई चीजें पता चल रही हैं तो वो चाहता है कि कुछ पता चले। सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है कि पर्टर्बेशंस हम किससे करें। पर्टर्बेशन का सबसे सशक्त माध्यम जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो प्रोटॉन होता है। सबसे आसान। आप कहोगे सर सबसे आसान क्यों है? क्योंकि फोटोन के बीम को पैदा करना आसान है कंपैरेटिवली। लेकिन हर फोटोन को पैदा करना आसान नहीं है। फोटोन जो है बेसिकली ईएम स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, और ईएम स्पेक्ट्रम में ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज आ रही है। ईएम स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा है? ईएम स्पेक्ट्रम में गामा रेज भी है, ईएम स्पेक्ट्रम में एक्स रेज भी है, उसमें विजिबल भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, रेड भी है, माइक्रोवेव भी है। ये सब सारा का सारा फोटोन ही तो है। तो रेंज वेवलेंथ की बहुत वाइडर है। अब गामा रेज पैदा करनी मुश्किल है। आप कहोगे सर गामा रेज पैदा करनी मुश्किल क्यों है? तो आपको पता चलेगा गामा रेज मुश्किल पैदा करनी इसलिए मुश्किल है कि गामा रेज न्यूक्लियस ट्रांजिशन पर पैदा होती है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन से। अब आपने पता चला कोई बीम लिया तो पता चला एक्साइटिक स्टेट में पहले न्यूक्लियर एनर्जी लेवल हो, तब वो एक्साइटिक से नीचे कूदेगा, तब हमारा गामा रेज आएगा। उसका सोर्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली क्या होता है कि गामा रेज का प्रोटेक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो गामा रेज को पैदा करना बहुत मुश्किल है। आपको फिजिक्स को अगर इंटरेस्टेड करके पढ़ना है तो आपको ईएम स्पेक्ट्रम के सारा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि किस वेवलेंथ रीजन के अंदर कौन सा रेडिएशन लाई करता है। ये सब एटॉमिक स्टडी का ही पार्ट है। और कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट है E बराबर एच न्यू, और न्यू को जैसे आप C बाई लैम्डा जोड़ते हैं तो वो अपने आप वेवलेंथ से लिंक हो जाती है एनर्जी। वो फोटोन जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था ग्राउंड में। आप कहोगे सर क्यों बैठा था? क्योंकि स्टेबल सबसे ज्यादा ही था। अब आप कंसीडरेशन में आपने कंसीडरेशन किया है। आप एक चीज सदा याद रखें, जब हम कोई सैंपल ले रहे होते हैं, सैंपल में एक एटम नहीं होता। इन एटमों की संख्या 10 की पावर 22, 10 की पावर 23 इस ऑर्डर की होती है। तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के अंदर यहां पे लॉट ऑफ
क्या होंगे? लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड स्टेट में। सपोज किया आपने एक को लिया और एक ही होता और फोटोन डालते। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है फोटोन को एक पर्टिकुलर दिशा में ओरिएंटेट करना। आपने देखा भले ये यहां रखा है, लेकिन साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रुका हुआ नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कभी रुके हुए भी नहीं है, वो तो मोशन में है, ऐसे भाग रहा है। ये तो मैंने 10 का दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के केस में दिखाने का प्रयास करूं तो इनको सबको क्या करूंगा? हटा देंगे, केवल एनर्जी लेवल ही दिखाई दे रहा हूं। तो जैसे हमारा, हालांकि यह भी तुम्हें पता होना चाहिए कि बोहर का विरोध क्वांटम सबसे ज्यादा करती है। क्यों कहती है? कि बोहर ने तो फिक्स कर दिया, क्या कहा? इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा n बराबर 1 में। बोहर रेडियस इसको कहते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। या तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम पे, या इसके एक फॉर्मूला जो तुम्हें मैंने कभी लेक्चरों में डिस्कस किया है, n² a0 कहा उसने। तो रेडियस या तो a0 होगी, या 4a0 होगी, या 9a0 होगी, इस तरीका से होगी। तो रेडियस को जब उसने कहा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फिक्स कर दी, तो फिर अनसर्टेनिटी रही नहीं पोजीशन में। पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं रही तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट हो गया। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का खुद उल्लंघन है। बाद में मैंने लेक्चर में डिस्कशन दिया, क्वांटम में बहुत ब्रॉड कंसेप्ट में डिस्कस किए, तो आपको ये कहा कि ये जो रिजल्ट्स हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल्स के, जो रिजल्ट्स हैं वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से बिल्कुल सेम रिजेंबल नहीं करते, बिल्कुल सेम रिजेंबल नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट्स जो होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो बोहर के मॉडल से रिजेंबल करते हैं। तो ज्यादा संभावना तो यही है जो बोहर कह रहा है, लेकिन उसके अलावा भी संभावना है। तभी तो क्वांटम ग्रेट है, बोहर से ऊपर है। बोहर को ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का वो कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स उसने यूज कर ली, लेकिन मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और भी बड़ी है। मैंने लेक्चर दिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर, बहुत लंबे चौड़े लेक्चर्स मैंने दिए हैं, उसमें मैंने टॉक करके बताया है कि क्या क्या दोनों में मूलभूत अंतर है। तो ये हमारे पास में, हमें नोबेल लॉरेंस की लिस्ट में अगर हम देखें तो आपको पता चला थॉमसन को नोबेल प्राइज है, रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज है। 2 लोगों पे मैं डिस्कशन दे रहा था, रॉन्गजन को नोबेल प्राइज है। अब हम ये जाने कि जब हम इस पूरे के पूरे इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखी नोबेल लॉरेंस की, कि यहाँ कौन कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने एटॉमिक में नोबेल प्राइज लिया है, जिन्होंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और एक चीज सदा जीवन में याद रखें कि कंट्रीब्यूशंस केवल नोबेल लॉरेंस वाले ही नहीं देते। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट, लॉट ऑफ फिजिक्स कम्युनिटी जो किताबों के अंदर रह जाती हैं, उनकी थ्योरीज, और पूरी दुनिया के अंदर क्या नहीं करती, उस नोबेल लॉरेंस कमेटी को प्रभावित नहीं करती। कई बार क्या होता है, एक ही साल में 2 ग्रेट साइंटिस्टों ने 2 अलग अलग डिफरेंट डिस्कवरी कर ली, 4 कर ली, 6 कर ली, पता चला वो जो नोबेल प्राइज कम्युनिटी बैठेगी जिन्हें अवार्ड देना है, वो तय करेगी कि किसके कंट्रीब्यूशन को बड़ा मानती है। अब होता क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जस्टिस कर सके। कई बार हम ही लोग जैसे इंटरव्यू पैनल में सपोज किया बैठे हैं, 4 स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट आ गए और एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, तो आप ये ना सोचें कि जो पैनल बैठा हुआ है वो जस्टिस ही कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड चॉइस है। लिमिटेड चॉइस में क्या होता है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसी रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप केवल क्या कर सकते हो, एक को करोगे, जबकि चारों इक्विवेलेंट बढ़िया है। इसमें बहुत बड़ा नाम जो बड़ा दुख भी देता है मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे, सोमरफील्ड का है, जो नोबेल प्राइज लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, लेकिन सोमरफील्ड का कंट्रीब्यूशन एटॉमिक फिजिक्स के लिए काफी बड़ा है, और सोमरफील्ड का फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फिजिक्स नोबेल लॉरेंस लिस्ट में नाम ना बना पाना अपने आप में ये नहीं कहा जा सकता कि एक श्योरिटी है कि उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, सोमरफील्ड का कंट्रीब्यूशन अपने आप में है। और उलनबेक और गाउड-स्मिथ जिन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन को प्रपोज किया था, वो भी नोबेल प्राइज में लिस्ट नहीं बना पाए, लेकिन उनका भी एक अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने कहा सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी रखता है। बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स एक बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट्स में अगर देखी जाए तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सारी आ जाती है, इसके अंदर सारी सीरीजें आ जाती हैं, चाहे वो पिकरिंग सीरीज है, चाहे फाउलर सीरीज है, चाहे हमारे आगे जाके अगर हम
स्पेक्ट्रम एनालिसिस में देखेंगे तो प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज एल के लिए, स्पेक्ट्रा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फॉलोअर पिकरिंग सीरीज हीलियम स्पेक्ट्रम में हो जाएंगी। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हो जाएंगी। वो सीरीज एनालिसिस इसी का पार्ट है। एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी का पार्ट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं है, वो है कि बीम ऑफ फोटोन को आपने डाला, इलेक्ट्रॉन ने उसे एब्जॉर्ब किया, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन है। और स्पेक्ट्रम के अंदर पता चला आपने यहां से वेवलेंथ डालने शुरू किए। देखो तो मैं बहुत सिंपल फिजिक्स बताता हूं। आपने यहां से फोटोन डालना शुरू किया इस इलेक्ट्रॉन पे और आगे यहां स्क्रीन लगा दी। पता चला जो आपने फोटोन डाले थे उनकी वेवलेंथ कंटिन्यूस चेंज कर रहे हो। पता चला इस यहां पे जो स्क्रीन लगा रखी थी, देखो तुम्हें मैं बिल्कुल अलग करके समझाता हूं, उस चीज को समझने का प्रयास करो। यहां तुमने स्क्रीन लगा दी और यहां पे बीम ऑफ फोटोन डालना शुरू किया, किसके ऊपर, और यहां पे इलेक्ट्रॉनों को कहने को तो दिखा रहे हो पर बहुत सारे होते हैं, और बीम ऑफ फोटोन तुमने डालना शुरू किया। यहां पे स्क्रीन लगा रखी है, ये स्क्रीन क्या देख रही है, यहां तुम्हें पता है कि तुम कौन सी वेवलेंथ के फोटोन डाल रहे हो, यहां से जहां से तुम इस पे इंपोज कर रहे हो। जैसे ही यहां पे आपने स्क्रीन पे लगा दिया, कुछ पर्टिकुलर फोटोन हमें मिल ही नहीं रहे इस स्क्रीन पे। समझने का प्रयास करो, फिजिक्स समझा रहा हूं। तो क्या किया कि हमने वेवलेंथ चेंज के फोटोन इंपोज किए, किस पे डाले, हाइड्रोजन के एटम पे डाले। और एटम में क्या था, एक सिंगल एटम नहीं, बीम है पूरा का पूरा। बीम का मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, उनके ऊपर इंपोज किए। इंपोज में क्या किया, सिंगल नहीं डाला, बहुत सारे। क्यों, सिंगल में क्या होगा, ये सिचुएशन यहां दिखा तो रही हो रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट पे थोड़ा ही है सिचुएशन, तो ये मोशन की है। अगर आप यहां नहीं डाल रहे, यहां तो एनर्जी लेवल पे समझा रहे हो, डाल तो यहां रहे हो, ये है सिचुएशन। और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ भाग रहा है। जब ये तेजी के साथ मोशन कर रहा होगा तो पता चला चांसेज टकराने के, अगर सिंगल फोटोन लिया तो ना के बराबर है। तो क्या करोगे, बीम ऑफ फोटोन डालो, जिससे क्या हो, एक ना इंपोज हो दूसरा हो जाए, दूसरा हो ना हो तीसरा इंपोज हो जाए। ऐसा होता है जब हम सोलर सेल को पढ़ रहे होते हैं ना, तो सोलर सेल में हमें ये लग रहा होता है कि हमने रेडिएशन डाला और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के बीम, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, करंट हमारे पास फ्लो कर रही है। लेकिन संभावना कितनी कम है, संभावना बहुत कम है। क्यों, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंपोज नहीं हो पाता, फोटोन बहुत सारे डालने पड़ते हैं और कॉलिजन की संभावना फिर भी कम होती है। क्यों, ज्यादातर तो एटम देख रहे हो यहाँ, ये सारा खाली तो पड़ा है, इतने छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, जरा सा, तो इस पर इंपोज तो हो जाए। और इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर दिशा में कोहेरेंट बनाना बहुत मुश्किल है, एक ही दिशा में स्पेसिफाई करके डालना, वो भी एक चैलेंज है। बात समझ में आई। अब आपने क्या किया, यहां से आपने बीम डाल दिया। जब मेरा 1 घंटा हो जाए मुझे बता देना, है ना, अपना मुझे बता देना। इसे मैं 2 पार्ट्स में लूंगा, इसमें तो मैं केवल तुम्हें थ्योरेटिकल परसेप्शन बताऊंगा, है ना। कितना हो गया टाइम, हाँ, तो अभी मैं 12, 14, 15 मिनट और बोलता हूँ, इस पर फिर सेकंड पार्ट में जाऊंगा। तो इसमें क्या है कि जब तुमने इसके अंदर, मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, शब्दों को समझो, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट यही लगेगा। अब आपने क्या किया, यहां पे डाल दिया बीम ऑफ फोटोन, और यहां पे आप देखते चले जा रहे हो, इन बीम ऑफ फोटोनों में वेवलेंथों को चेंज करना है, एक ही वेवलेंथ का नहीं, अलग अलग वेवलेंथ का डालते जाओ। पता, और यहां पे उन्हें देखते जाओ कि जो तुमने यहां से डाले यहां पे मिल रहे हैं इस स्क्रीन पे या नहीं मिल रहे। पता चला कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन यहां मिले ही नहीं, जो यहां से चले थे, इधर से जो जहां से तुम डाल रहे थे इस स्क्रीन पे नहीं पहुंचे, वो एब्जॉर्ब हो गए। अब तुम्हें यह बताना पड़ेगा भाई एब्जॉर्ब क्यों हो गए। यहां से तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी चल गई है। किसरे पार्ट्स में बांटोगे, 2 पार्ट्स में, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हुआ, यहां से जो तुमने बीम डाला था कंटिन्यूअस वेवलेंथ का, कंटिन्यूअस वेवलेंथ का मतलब सब वेवलेंथों के, उन वेवलेंथों में से कुछ पर्टिकुलर फोटोन यहां नहीं पहुंच रहे स्क्रीन पे, बाकी पहुंच रहे हैं। तो पहुंच कौन, अब आपको किस बात का हिसाब देना है, कौन से पहुंचे कौन से नहीं पहुंचे। जो नहीं पहुंचे तो तुम्हें यह जवाब देना होगा भाई क्यों नहीं पहुंचे, वो एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब कौन से हुए, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो यहां पे थे ग्राउंड स्टेट में
जो 1 से 2 में पहुंच गए, या 1 से 3 में, या 1 से 4 में, या 1 से 5 में, वो तो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हुए और ऊपर पहुंच गए। उनकी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफॉर्म हो गई और इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचे। जो नहीं, जो इनकी एनर्जी को, जो जिनकी वेवलेंथ इतनी नहीं थी कि जो इन्हें 1 से 2 में, n बार 1 से 2 में, 1 से 3 या 1 से 4 में पहुंचा सके, वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब भी नहीं किए और सीधे जाके यहां पे स्क्रीन पे पहुंच गए। किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यहां विजुलाइज करने का प्रयास करो तो विजुलाइज होंगी चीजें। फिजिक्स बेसिकली विजुलाइजेशन सब्जेक्ट है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें खुद ही ये पता चलेगा कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इसमें तुम हिसाब दे रहे हो कि कौन से मिले कौन से नहीं मिले, तो तुम सीधा हिसाब दोगे। जो फोटोन जिनकी वेवलेंथ हैं ऐसी थी कि इलेक्ट्रॉनों को हमने स्टिकी के लिए हाइड्रोजन ऑप्ट किया, क्योंकि सबसे सिंपल वही होता है। तो 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में जो हमारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को पहुंचा पाए, वो सारे के सारे इस स्क्रीन पर नहीं पहुंचे, वो उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बनी? नहीं समझ पाए? अब ये ऊपर पहुंच गए, अब ये ऊपर पहुंचे, तो सपोज किया यहां एक या दो तुम सब दिखा रहे हो, लेकिन दो नहीं है, यहां बहुत सारे हैं। अब क्या संभावना है? आप वेवलेंथ को चेंज कर रहे हो, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या है? मैं कहूंगा सबसे पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि आप वेवलेंथ की वैल्यू को इस तरीका से एडजस्ट कर रहे हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन n1 से 2 में जाना चाहेगा। जब इन दोनों के बीच का एनर्जी का दे दोगे, तब ये 1 से किस में जाएगा? 2 में जाएगा। अगर आपने, ध्यान देना मेरी बात को और बहुत ध्यान से सुनते चलना, आपको बहुत मजा आएगा इस फिजिक्स में। आपने केवल यहां पे जो डाल रखे हैं वो इतनी वेवलेंथ के डाले हैं कि केवल एक सर्टेन वेवलेंथ के डाल रहे हो। केवल कितने? जो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है उसकी वेवलेंथ से रिजेंबल कर जाए। जैसे यहां एनर्जी E1 है इलेक्ट्रॉन की, यहां एनर्जी E2 है, तो E1 में क्या जोड़ दोगे? एनर्जी कितनी और मिल गई फोटोन से? h न्यू। कहां पहुंच गए? तो न्यू नहीं पता चला तुम्हें? h न्यू फोटोन के पास एनर्जी थी, E1 तो इलेक्ट्रॉन पे थी, h न्यू फोटोन ने दे दी, E2 में पहुंच गए, तो न्यू की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई? E2 माइनस E1 अपॉन h, और न्यू को लिख दो c बाई लेमडा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये तुम्हें पता ही है। तो ये लेमडा जब किसके इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन को ओबे करने लगेगा, तो ये यहां से यहां जाने लगेंगे। अब ये पहुंचे हैं, अब ये अपने आप नहीं गए, तुम जबरदस्ती भेज रहे हो। यही तो पर्टर्बेशन है। तुमने जबरदस्ती किससे पर्टर्बेशन किया? फोटोन से किया। तो फोटोन दुनिया के अंदर सबसे सशक्त माध्यम है पर्टर्बेशन करने का। अब क्या होगा, अब समझो। अब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, पहुंचा तो दिए तुमने, लेकिन स्टेबिलिटी इनकी यहां थी। रहना तो यहां चाहते हैं। यहां क्यों रहना चाहते हैं? आई एम टॉकिंग विद फिजिक्स, मैं फिजिक्स से ही बात कर रहा हूं सब, तुम तो सुनो उस बात को। अब उनके पास विकल्प क्या है भाई? वो यहां से यहां थे और तुम नहीं चाह रहे कि यहां रहें, तुम्हारा अपना स्वार्थ है। तुम कहोगे क्या स्वार्थ है? हमें तो इससे ही तो पता चलेगा कि एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल है भी या ना, इससे ही तो पता चलेगा। उसके फिर फायदे देखेंगे। फायदे तो लेजर वेजर सब हमने आगे इसी सिद्धांतों पे तो बनाए। क्यों जी? वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कंसेप्ट लगाया है, उस पर भी कभी आगे डिस्कशन होगा। एक ही लेक्चर में सब चीज नहीं सीख सकते, तभी तो इतने सारे लेक्चर आते हैं। क्यों जी? बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि सर की तो वीडियो कुछ ज्यादा ही हो गई, अब फिजिक्स खास एक वीडियो में हो जाए करती। तभी तो तुम्हें एमएससी तक इतनी सारी साल दी जाती हैं पढ़ने को, पढ़ो पढ़ो, और जब इतनी साल दे दी जाती हैं, फिर ये पूछा जाता कुछ पता चला, तो पता चला तुमने पेपर का पढ़ा था, पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें कर लें। और कंपटीशंस की दुनिया में क्या आता है, कुछ पता ही ना क्या आने वाला है। वहां तुम्हें क्या चाहिए? विवृत ज्ञान चाहिए। क्यों जी? आप फिजिक्स को इंटरेस्टेड करके यूं पढ़ो, इसका फायदा क्या उठा रहे हैं। आधा इंटरेस्ट तो हमारा तभी डेवलप हो जाता है। अब यहां पहुंच गए, अब इनके पास विकल्प क्या है? इनका सबसे बढ़िया विकल्प इन पे ये है कि या तो यहां रुकें
या नीचे आए। यहां ये रुक नहीं सकते। तुम मुझसे कहोगे सर क्यों? क्योंकि इन्हें इससे नीचे कहीं स्टेबिलिटी और दिखाई दे रही है। तो कहां गए? जो यहां पहुंच गए, जो वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, उन्हीं वेवलेंथों के फोटोनों को इमिट करके और नीचे कूद जाएंगे। ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। अब भी नहीं समझ रहे हो? कुछ एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भारी चीज है? लेकिन आगे बढ़ो, ध्यान सबको यही रखना भाई। हाँ, तुम गुणा भाग में खुश रहते हो, मुझे गुणा भाग में मजा नहीं आता, मुझे तो इसी में आता जो मैं आज ले रहा हूं। जब भी मेरे इंट्रोडक्शन टू किसी भी पेपर का मैं ले रहा होता हूं, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अध्याय होता है। क्यों? उसी में तो फिजिक्स बोलने को मिलती है। नहीं तो फिजिक्स कहाँ बोलने देते हो तुम तो गुणा भाग कराते हो मुझसे, है ना। कंपटीशंस की दुनिया ये नहीं है। अगर मुझसे कहो कि ये मेरे लेक्चर से कोई कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन आने वाला तो मैं कहूँगा कुछ नहीं आने वाला। फिर कहाँ आने वाला है? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में काम देते हैं ये सब कंसेप्ट। चाहे आप बार का दो, चाहे आप टिफर का इंटरव्यू दो, चाहे आप डीआरडीओ का इंटरव्यू दो, जहां भी साइंटिस्ट कम्युनिटी, प्रोफेसर का इंटरव्यू, इवन तो पीसीएस के इंटरव्यू, वहां पूछी जाती हैं ये सब चीजें। इनको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आप चीजों को सोचें कैसे हो रहा है, और तुम क्या पढ़ते हो? गुणा भाग। ये चीज दे रखी है, ये निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया। वो नहीं है फिजिक्स। ये थी हमारी एब्जॉर्प्शन। अब इमिशन कैसे आई? जो यहां से निकल के आई। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 में गया तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है, 2 से 1 में वापस आने का। तो जो उसने एब्जॉर्ब किए थे जिस वेवलेंथ के, उसी को इमिट कर देगा, उसी वेवलेंथ को। तो क्या हुआ? जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आइडेंटिकल होगा। जो उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन ने, वही किस में कर दी? वो इमिट कर दी। और हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी इमिट हो रही है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। और दोनों सेम आ रही हैं। इनको हम रेजोनेंस लाइन भी कहते हैं। ये लाइन कैसी होती है? रेजोनेंस लाइन होती है। जब इलेक्ट्रॉन n=1 से 2 में जाता है, 2 से 1 में वापस आ जाता है। अब कहानी कहां बदलेगी? अब आपने वेवलेंथों को चेंज किया, यहां से 1 से लेकर आपने 3 पे पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? ये एनर्जी लेवल अगला है। मैं इनकी एनर्जी पे बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें स्पेक्ट्रम का बता रहा हूं, कैसे स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे होते हैं। कोई मैथ नहीं दूंगा, कुछ नहीं मैथ बताने वाला मैं इसमें। मैं तो केवल तुम्हें फिजिक्स समझाऊंगा कैसे चीजें हो रही हैं। 1 से आपने क्या किया? इसकी वेवलेंथ को यहां से जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं उसको इतना कर दिया है कि 1 से कहां पहुंच गया? ये 3 में पहुंच गया। लेवलों को सीधा खींचना, 1 से 3 में चला गया। अब 1 से जब वो 3 में चला गया, गया नहीं था, तुमने भेजा है। क्या किया? इसकी अब ध्यान दो, इसकी वेवलेंथ को ना तो इसके बराबर रखा, और जो इतनी एनर्जी बीच में है ना उसके बराबर एनर्जी रखी, बल्कि इसकी वेवलेंथ को इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, यहां से जो कंडीशन है वो E3 - E1/h बराबर c/λ की कंडीशन ओबे करा दी। लैम्डा हमने इतना डाल दिया, डाला। अब क्या होगा? अब यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इन स्टेटों में जाने लगेंगे। एक चीज सदा याद रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब तक आपने पर्टर्बेशन नहीं किया था, हाइड्रोजन के केस में सारे के सारे n=1 में ही रहेंगे। तुम कहोगे सर और कैसे पहुंचा सकते हैं? n=1 में तो हम रखना नहीं चाहते, तो तुम्हारे पास एक और भी तरीका था, टेम्परेचर बढ़ा दो। लेकिन वो टेम्परेचर हमें इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ता है 1 से 2 में पहुंचाने के लिए, कभी डिस्कस करूंगा तो मैं खुद ही ये पता चलेगा कि इतना टेम्परेचर कहां से बढ़ाएंगे। तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ले जाना चाहते हैं। तो सबसे आसान किससे भेजना? फोटोन से। तो 1 से 2 में भेज दिया। अब अगला केस कर रहे हैं 1 से 3 में। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या है। जब ये 1 से 3 में चला गया तो एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी तो 1 से 3 में एक ही थी केवल, लेकिन इमिशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ गई। अब स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल नहीं होगा। क्यों होगा? अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? अब यहां E3 से इस पे विकल्प है, कोई एक इलेक्ट्रॉन तो यहां है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है।
तो क्या हो सकता है, इस पर विकल्प बढ़ गए। अब ये क्या कर सकता है, कितने चॉइस है इसके पास, एक, ये है आ जाए और यहाँ के बाद नीचे आ जाए, या डायरेक्ट यहाँ आ जाए। मुझे तो 3 पॉसिबिलिटी लगी, तुमने कितनी बताई, 2 कहाँ, 3 है, तुम्हें नहीं दिख रही 3? क्या करे इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 से किस में जंप कर जाए, 2 में कूदे और 2 में आके फिर वो 1 में आ जाए, क्योंकि ये घर हैं उसके एक तरीका से रहने के, एनर्जी लेवल उसके घर हैं, और परमानेंट घर कौन सा, 1, और बाकी सब टेम्परेरी घर हैं। लेकिन यहां घर ही नहीं है बीच में, ये घर नहीं है, यहां रुक ही नहीं सकता। बात को समझ रहे हो? तो क्या किया उसने, 3 से, या तो इलेक्ट्रॉन 3 में पहुंच गए, यहां से पहुंचाए तुमने, अपने आप नहीं गए थे, पहुंचाए गए हैं। कहां से कहां गए फिर, 1 से 3 में गए, तो 3 से 2 में आ जाए, फिर 2 से 1 में आ जाए, या 3 से सीधे 1 में कूद जाए। अब तुम बताओ, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसके इक्वल नहीं है, एमिशन। वहां पे तो एब्जॉर्प्शन तो केवल एक ही वेवलेंथ का था, और यहां वेवलेंथ कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। सो रहे हो जग रहे हो, सोना नहीं है, पहले ही सुन लो, सोने का क्या मतलब, अब तक सो ही रहे थे। अगर आपका सो गए तो फिर तो जीवन भर सोते ही रहोगे, ये लास्ट मौका जगने का, आज मत सोना। क्या हुआ, ये हमारी एमिशन लाइंस हैं, कितनी बनी, 3। जनरल जो फॉर्मूला हमारा आता है, कहोगे कि सर आपने एक प्रॉमिस किया था थोड़ी देर पहले, मैंने तोड़ दिया प्रॉमिस। क्या दिया था कि मैथ यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने यूज कर दिया। एमिशन लाइन का फॉर्मूला होता है n-1/2, देखना अप्लाई करना, n बराबर 3 रख दो, नहीं आया। और एब्जॉर्प्शन लाइन का भी फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, क्यों, बहुत सारे कहेंगे कि सर ने तो कंपटीशन का कुछ पढ़ाया ही नहीं आज, चलो पढ़ा दिया। वैसे मैं कहूंगा आज का लेक्चर मेरा बेस्ट है, तुम कहोगे सर आज का लेक्चर में वो मजा था ही नहीं, है ना। मजा इसी में, जब हम क्या जानते हैं, फिनोमेना को कोरिलेट करना, डेवलपमेंट जानते हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन कितनी, n-1। अब n कौन सा, n वो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, यहां से देखें 2 -1 करोगे 1 लाइन, n बराबर 3 तक कितनी आएंगी, 2 लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। 4 तक कितनी, 3 लाइन, n बराबर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। बात को अप्लाई करना आया, और जहां से आता है उसका n रखना है। सीख गए, इन दोनों फॉर्मूलों को कभी मत भूलो। ज्यादा कौन सा है इनमें बताना, एमिशन लाइन विल बी मोर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक और भी है, बराबर हो सकती हैं। कब, जब n की वैल्यू 2 हो, रख के देखना दोनों फॉर्मूलों में, तो कंसेप्ट ये होगा कि इनिशियल लाइन या तो इक्वल होंगी, या एब्जॉर्प्शन लाइन हमारी कम रहेंगी सदा। इमिशन लाइन या तो ज्यादा रहेंगी एब्जॉर्प्शन लाइन से, या एक लीस्ट केस हमारा ऐसा जिसमें बराबर होंगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन n-1 से 2 में जाए। इस कंसेप्ट को सीख गए। दूसरी चीज क्या सिखा रहा था, यहीं से हमारी लाइमन बाम्बर पास्चन ब्रैकेट बनती हैं। कैसे बनती हैं, जब ये 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1 में कूदे लाइमन, ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट लाइमन। जब 3 से 2 में, 4 से 2 में अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, यहां से आता है, बाम्बर ऊपर कौन से में, 4 से 3 में, 5 से 3 में, तो लाइमन बाम्बर पास्चन ब्रैकेट फंड ऐसे जाएंगी। और ऊपर से कूदेगा सीधे नीचे को। क्यों कूदेगा, क्योंकि एटम्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो, इलेक्ट्रॉन का ही तो पार्ट है।
इलेक्ट्रॉन एटम का ही तो पार्ट है। ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम एनालिसिस आता है। इसमें क्या चीज सिखा रहा था? एक बात तो ये सिखा रहा था, और दूसरा क्या सिखा रहा था, ध्यान दो। दूसरा सिखा रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और इमिशन कैसे बनता है, इमिशन लाइन कैसे आती है। साथ साथ बता रहा था पर्टर्बेशन किससे करते हैं। अब ये तो तुमने स्पेक्ट्रम एनालिसिस देख लिया, बोर का एटॉमिक मॉडल है ये सब जो हम लेके चल रहे हैं। रिटबर्ग ने इसको ये बताने का प्रयास किया, यहां से यहां कूदेगा, यहां से कूदेगा, तो एक जनरल फॉर्मूला बता दिया उसने, इसको यूज करो, इससे तुम कोई सी सीरीज के लिए यूज कर लोगे। रिटबर्ग कांस्टेंट वहीं से तो आया। बात समझ में आ गई? तो यहां पे नाम किन किन का है? रिटबर्ग, लाइमन, पामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और बोर्स तो चल ही रहे हैं ये सब मॉडल। अब कैसे है सबका काम समझ लो। फिजिक्स सबसे ब्यूटीफुल है। अगर मुझसे कहो कि फिजिक्स सबसे बढ़िया कब लगेगी, हर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पता हो, आप समझो 50% फिजिक्स सीख गए। आप फिजिक्स को ऐसे सोच के ना चलें, आप सोचे लाइमन आया तो बताएं भाई लाइमन ने क्या काम किया। लाइमन ने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से 1 में कूदता है, 3 से 1 में कूदता है, 4 से 1 में कूदता है, तो जो वेवलेंथ एमिट होती हैं वो लाइमन ने क्रैक की। सबसे पहले लाइमन को क्रैक किया वो। जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में कूदता है, तो जो वेवलेंथ मिलती है वो बामर ने खोज दी, बामर सीरीज आ गई। ऐसे ही पास्चन, ब्रैकेट, पॉइंट को समझ लो। और रिटबर्ग ने इन वेवलेंथों का फॉर्मूला क्रेडिट कर दिया। उसने केवल ये कहा कि मैं ऐसा कर देता हूं कि लैम्डा में, आर में, रिटबर्ग कांस्टेंट में और एम और एन में, इनमें रिजल्ट बता दिया उसने। उसने इस लैम्डा को इन क्वांटम नंबर ए एम एन, फाइनल क्वांटम नंबर, इनिशियल क्वांटम नंबर और रिटबर्ग कांस्टेंट यूज किया गया, इनको आपस में लिंक कर दिया लैम्डा एम एन को इस कांस्टेंट में, कि जो वेवलेंथ एमिट होगी उसको रिटबर्ग कांस्टेंट से लिंक किया जा सकता है। वो रिटबर्ग का क्रेडिट है। तो क्रेडिट समझ रहे हो? तुम्हें एक एक आदमी का पता हो। 10 क्रेडिट बता दिए होंगे कम से कम। वाटर पैरेलल मॉडल किसका? थॉमसन का। और उसके बाद रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की और किसकी डिस्कवरी की? एटम की। एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को। फिर कौन आ कूदे? स्टेबिलिटी को समझाने बोहर आ गए। बोहर से हम इस चीज को समझाने लगे, जिसके एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल समझाने लगे। बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल आ गया। उसके साथ साथ ये सीरीज आ गई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया। और कुछ जो नाम आए उनमें कुछ नोबेल लॉरेट्स में लिस्ट बना गए। कौन कौन से? थॉमसन, रदरफोर्ड, और अब हमारा क्या चल रहा है? नील्स बोर। ये इन पे इनकी तो बातें चल रही हैं। और फ्रैंक हर्ट्ज ऐसे थे जिन्हें 1925 का नोबेल प्राइज है। देखो एक चीज मैं सदा बताना चाहूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नोबेल लॉरेट्स की लिस्ट पता हो। सबसे अच्छे बच्चे मैं उन्हें मानता हूं फिजिक्स में कि अपने साइंटिस्टों को सम्मान देना सीखो। आप अपने साइंटिस्टों को सम्मान दोगे तो फिजिक्स अपने आप समझ आने लगेगी। क्यों? वो सम्मान ही तो है जब तुम उनका काम पढ़ना शुरू करोगे। सम्मान दोगे तो उनका काम पढ़ोगे, काम पढ़ोगे तो तुम्हें काम समझ में आएगा, काम समझ में आएगा तो फिनोमिना समझ आएंगे, फिनोमिना समझ में आएंगे तो फिजिसिस्ट हो जाओगे। सम्मान से शुरू होता है काम। किसको सम्मान दो? इसलिए मैंने देखा सम्मान देते समय सबका नाम सामने रख दिया। और फिर क्यों हम सम्मान दे रहे हैं हमें यह पता हो, इसलिए दे रहे हैं भाई। आप बताओ, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति ना होती तो हम एटॉमिक फिजिक्स को सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। किसको ऑनर दो? जे थॉमसन को। उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। क्या अगर एटम की डिस्कवरी ना होती तो क्या हमारी एटॉमिक फिजिक्स आती? तो सम्मान आपको तो तुरंत किसको देना होगा? रदरफोर्ड को। जब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को देना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपका नील्स बोर के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। जब नील्स बोर की थ्योरी को ये कोशिश करोगे जानने की कि बोर की थ्योरी को कंफर्मेशन किसने दिया कि बोर सही कह रहे हैं, तो आप उस फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पर पहुंच जाओगे, जो वहां पे एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताते हैं। मेरा मन करता फिजिक्स पढ़ाने को। ये है फिजिक्स जो मैं बोल रहा हूं।
जैसे ही सम्मान किसको मिलता है, देखो यहां पे किसको दे रहे हो, फ्रैंक हर्ट्ज को, तो यहां पे आपको मिलेगा कि इसी ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी लेवल जो होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। और डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी में उसने कहा, क्या कहा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल कंसेप्ट समझाया। हम प्रैक्टिकल कराते हैं लैबों में फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और वहां पे एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल मरकरी का कैलकुलेट कराते हैं। वो सारा इसी की थ्योरी तो है। ये जो एनर्जी लेवल आप बता रहे हो ये डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल ही है। किसने कंफर्म किया था, फ्रैंक हर्ट्ज ने। 1925 का नोबेल प्राइज है और जर्मनी से आते थे। नील्स बोर डेनमार्क के थे। अभी आपने देखा, अभी हम केवल इतना ही काम कर पाए। कितना डेवलपमेंट में, देखो किन किन के नाम अभी तक हम डिस्कस कर पाए। कम काम नहीं किया इस लेक्चर में। हमने सीखा हमारा एटॉमिक स्टडी में वाटरमेलन मॉडल। अब देखो मैं सार करे दे रहा हूं लेक्चर का। वाटरमेलन मॉडल क्या था, उसके बाद हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था, बोर के जो एटॉमिक मॉडल से उससे एनर्जी लेवल कैसे आए, एनर्जी लेवल के साथ साथ एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, इमिशन लाइन ज़्यादा क्यों होती हैं एब्जॉर्प्शन लाइन से, इस चीज़ को सीख रहे थे। साथ साथ हम सीख रहे थे कि फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमें डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल को कंफर्म करता है। बोर की थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ अगर आता है तो कौन करता है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को सीख रहे थे। और बाकी बताएं क्या क्या बताया तुम्हें, यही सब डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा। अभी बचा क्या, जो नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे, अभी तो बहुत सारे लोग रह गए। इसमें जो दो स्पेक्ट्रोस्कोपी बटी हुई हैं, एक हमारी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक हमारी चलती है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सीखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन अपवर्ड्स भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। जब एनर्जी लेवल्स, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छोड़कर ऊपर के एनर्जी लेवलों में जाता है जो खाली पड़े हैं, वहां से हमारा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के एनर्जी लेवल की बजाय नीचे के एनर्जी लेवल में जंप करने लगता है, अपने इनर ट्रांजिशन करने लगता है, तब हमारी एक्सरे स्पेक्ट्रम बनता है। और फिर हम एक्सरे स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। उसी में नाम आएगा, बहुत बड़ा नाम, मॉजले लॉ। मॉजले को भी नोबेल प्राइज है, जो हमारी इस लिस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन उसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे, मॉजले कंट्रीब्यूशन को भी। देखो कौन से ईयर का नोबेल प्राइज है, मॉजले को भी नोबेल प्राइज 100% होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। जो बाकी की चीजें हैं उसे, ये मेरा इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर पार्ट 1 था। लेक्चर पार्ट 2 में जाऊंगा, जहां पे मैं आगे डिस्कशन इस पर कंटिन्यू रखूंगा। और जैसे ही ये डिस्कशन मेरा पूरा होगा दोनों लेक्चरों के बाद, फिर अप्लाइड कंसेप्ट सिखाऊंगा कि हम किस तरीका से लाइमन बाबर पास्चन ब्रैकेट फॉर्म पर पहुंचेंगे। साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बोर के मॉडल्स की कमियां क्या हैं, उन्हें कैसे रिमूव किया, सोमरफेल्ड मॉडल कैसे आया, और उसके साथ साथ रिड्यूस मास कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कंसेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं, वो हमारा सब अप्लाइड में चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।